छोटा 2-3 सवाल है कि ये कुछ जो लोग हैं, जो मॉडरेटर की बात की आपने, जो आज भी है, वो जो अवेलेबल हैं बहुत मार्केट में, वो लगातार इस्लाम को एक पीसफुल धर्म बताना चाहते हैं, ठीक है ना? और ये लगातार ये बताते हैं कि हिंदू जो है, हिंदू वायलेंट होता है, हिंदू जो है वो मतलब वो मारकाट करता है, हिंदू दंगाई होता है, हिंदू दंगा करता है, हिंदू मुसलमानों को मारता है, हिंदू मुसलमानों को लिंच करता है। ये एक नैरेटिव बनाने की लगातार कोशिश करते हैं, ठीक है? यही नैरेटिव का असर है कि आज के टाइम में कोई भी कॉमेडियन मुसलमानों के ऊपर जोक नहीं करता है, हिंदुओं के ऊपर खुलकर किया जाता है, ठीक है? कोई भी सीरीज नहीं बनती जिसमें इस्लाम को किसी क्रिटिसाइज किया जाए, लेकिन हिंदुओं को क्रिटिसाइज की जाने वाली सीरीज बहुत है, ठीक है? मूवीज नहीं बनती। कोई ऐसे कोई भी अगर आप ले लीजिए, इन सब लोगों को ही ले लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री की बातें कर लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ले लीजिए, कि फिल्म इंडस्ट्री के कोई भी लोग, मुझे आप मान लीजिए कि कुछ एक आध लोगों को छोड़कर जो थोड़ा सा बीजेपी की तरफ लीनिंग है, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको छोड़ दिया जाए, तो आप एक से एक एलीट लोगों को ले लीजिए जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, उनका वो भी खुलकर कभी भी इस्लाम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। अगर दंगा होगा तो वो कहेंगे कि मतलब दिस इज नॉट गुड, ये होना नहीं चाहिए था, वो भी बहुत प्रेशर देने के बाद कि आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, कमेंट करिए, तब वो बोलेंगे कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। हाँ, फिर जैसे सौरभ भास्कर जैसे लोग एक माहौल ऐसा बताते हैं कि ठीक है, तो भाजपा ने ऐसा माहौल बनाया है तो होना तो तय होता है, मतलब इस तरह से कि तुम मुसलमानों द्वारा किए जाए दंगों को भी हिंदुओं पर पिन पॉइंट कर दो। मतलब इस तरीके का नैरेटिव चलाया जाता है। आप क्यों डरते हो, मुझे बताओ? कोई भी एक कॉमेडियन इस्लाम को क्रिटिसाइज करने से क्यों डरता है? हिंदू क्रिटिसाइज करने से क्यों नहीं डरता है? क्योंकि एक माहौल तैयार किया गया है लगातार सालों से, एक सालों से माहौल तैयार किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि हिंदू मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को ऑप्रेस किए जाने के बाद भी हिंदुओं को एक ऑपरेसर के रूप में दिखाया गया है, ठीक है? यहाँ पे इस पे दो चीज है। जी मैं बोलूं? जी, बोलिए बोलिए। हाँ, नहीं, आप अपना बात खत्म कर सकते हो, उसके नहीं, बाद बस में हो मैं गया, बोलता हूँ। मतलब यहीं पे मैं कंक्लूड करने ही वाला था, ठीक है? आप हाँ हाँ, आगे बढ़ सकते हैं। जी जी जी। सबसे पहले शुभजीत ने जहाँ पे बात खत्म किया था, उसके बाद में आपके 3 पॉइंट पे मैं आऊंगा कि लाइक हो सकता है कि जो आम मुसलमान हो, जो एक सुदूर इलाके में रहता हो, उसको हो सकता है कि उसको नहीं पता हो द कॉन्सेप्ट ऑफ गजवा हिंद, लेकिन उसको ये भी नहीं पता था उसको ये भी नहीं पता था कि बाबर कब आया और किसने, और हुमायूं ने कब रूल किया था, और औरंगजेब कौन था, और बाकी दूसरे। धीरे यही एलीट लोगों ने एक नैरेटिव चला चला के उनके दिमाग में भर भर दिया कि हम तो भाई रूरल थे, हमने शासन किया है आप पे, ठीक है ना। आज भले ही पता नहीं ये गजवाए हिंद पता है कि नहीं पता है, लेकिन गांव गांव का हर एक बच्चा आपके साथ अगर बात करेगा तो बोलेगा, कह रहे हमने तो तुमको शासन किया है। हिम्मत यहाँ तक है कि आज वही जिनके बारे में आप बता रहे हैं कि उनको शायद इतने इग्नोरेंट लोग हैं कि उनको गजवाए हिंद नहीं पता है, लेकिन आज फिर वो कहने की हिम्मत रखते हैं कि अच्छा 500 साल के बाद राम मंदिर बना हो, फिर से हम शासन में आएंगे, फिर से हम उसको तोड़ देंगे। इतना कहने की हिम्मत, और सारा खेल नैरेटिव का है। दूसरा होता है कि पीसफुल इस्लाम, ठीक है। यही चीज है कि एक एक जब इस्लामोफोबिया की बात होती है तो ये एक अलग से चीज लेकर आते हैं कि इस्लाम तो रिलीजन ऑफ पीस है और सारा कुछ है। वही एक झूठ को 100 बार बोल के सच बनाने की कोशिश है। और तीसरा कि हिंदू वायलेंट है, इसका सबसे बड़ा जवाब है कि जिस देश में 80% हिंदू 500 सालों तक एक कोर्ट के माध्यम से, ठीक है, अपनी आस्था को अपनी आस्था को बचाने के लिए कानून का मदद ले रहा है। अगर उस हिंदू को हम अगर वायलेंट बोल रहे हैं तो एक कहाँ से लॉजिकल है और कैसे लॉजिकल है नहीं पता। एक बोलते हैं कि गवर्नेंस का एक सबसे सिंपल रूल होता है कि हाईएस्ट हैप्पीनेस ऑफ हाईएस्ट नंबर। राम से बड़ा आस्था का विषय हिंदुस्तान में कुछ हो ही नहीं सकता, और नंबर भी हमारा सबसे हाईएस्ट था, लेकिन फिर भी हमने एक लीगल रास्ता अपनाया, 500 सालों तक वेट किया अपने ही आस्था को स्टैब्लिश करने के लिए कि नहीं भैया राम हैं, उनके एग्जिस्टेंस को ये मानने के लिए। उसके बाद भी अगर आप बोलते हैं कि हिंदू वायलेंट है, तो फिर या तो आप हिस्ट्री को इग्नोर कर रहे हो, या तो प्रेजेंट को इग्नोर कर रहे हो, या फिर अपनी गलतियों को इग्नोर कर रहे हो। आप ऐसा हिंदू कहाँ पे हुआ? आप हाँ जी, बोलिए।
दिल्ली से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लाखों ऐसे इंस्टेंस हुए हैं जब हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया गया है। पुलिस को 15 मिनट हटाने वाला बयान कोई हिंदू नहीं दिया था। वो हिंदू नहीं है जो पुलिस को हटाने वाला बयान 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। और राम की माँ कहाँ कहाँ गई थी राम को जनने, ठीक है ना। इसके बाद कितने बैंगलोर हुए, कितने दिल्ली हुए, कितने हिंदुओं ने किसी का घर जला दिया। लेकिन यहाँ पे पता नहीं एक कौन सा लड़का आया और मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि उसने क्या बोला था और क्या नहीं बोला था, ठीक है। लेकिन यही शाहीन बाग में आप कानून बचाने निकले थे, संविधान बचाने निकले थे, और उसी संविधान को आप जला रहे हो बैंगलोर में। तो ये लेकिन यही चीज है कि इनकी जो दोहरी मानसिकता है ना, बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो रही है अभी सोशल मीडिया। लोग मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व में हिंदुइज्म की बात करते हैं, सॉफ्ट हिंदुइज्म की बात करते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक उनका बहुत फेमस स्पीच रहा है। जब पलासी का युद्ध हो रहा था तो जितने लोग युद्ध मैदान में लड़ रहे थे उससे 10 गुना लोग मैदान के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और देख रहे थे कि युद्ध का रिजल्ट क्या होने वाला है। हमने मार्शल और नॉन मार्शल के बीच में अपने सोसाइटी को बांट के रखा हुआ था, कुछ लोग लड़ेंगे कुछ लोग नहीं लड़ेंगे, ठीक है ना। उसी का परिणाम यहाँ तक आ गया कि कुछ लोग लड़ेंगे। लेकिन अभी का बात है कि अगर हिंदुत्व का बात है तो हिंदुइज्म में हिंदुत्व इसलिए आया कि अब हमें ताकत आ गई टू टू रिटेलिएट, टू रेसिस्ट। और यही रेसिस्टेंट और यही रिटेलिएशन उनको बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हिंदू खड़ा होकर कैसे बोल रहा है कि भैया हम तो अब तुम्हें जवाब देंगे, तुम जो गलत कर रहे हो उसको हम सीधा टोक देंगे कि नहीं यहीं ये पे तो एक गलत डिबेट है, आती है ये बुक टॉलरेंस बैन की। गलत है। यहीं पे डिबेट आती है टॉलरेंस की कि कौन ज्यादा टॉलरेंट है। आप इल्जाम लगाते हो क्योंकि 6 साल से आप इल्जाम लगा रहे हो इनटॉलरेंस की हिंदुओं पर कि यह भाजपा के शासन में हिंदू जो है वो इनटॉलरेंट हो गया है और मुसलमान जो है वो टॉलरेंट है और मुसलमान को ही आप प्रताड़ित करते हो। तो एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है इस चीज के ऊपर कि आप कौन टॉलरेंट, एक्चुअली में टॉलरेंट कौन है। ठीक है, तो नहीं, आई थिंक ये जो मुद्दा है ना, इट्स नॉट अबाउट टॉलरेंस, ठीक है। तो आप टॉलरेंट टॉलरेंट जो है ना, टॉलरेंट बहुत छोटा सा एक शब्द है, बिकॉज if you ask me, Indian society was never about tolerance. We were always about accommodating people. आप क्या अपने घर आए हुए मेहमान को बोलेंगे मैं आपको टॉलरेट कर रहा हूँ, कि आप बोलेंगे नहीं नहीं आइए बैठिए, बिल्कुल, ठीक है, आप राइट राइट। दिस you speak about accommodating them, ठीक है, you don't talk about tolerating them. अगर आप tolerate कर रहे हैं मतलब आप उनको अपना नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टॉलरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, टॉलरेंस एंड ये सेक्युलरिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, सेक्युलरिज्म एंड उसके बाद जो आता है टॉलरेंस, दीज आर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स जिनका यहाँ पर कोई मतलब कोई लेना रेलेवेंस देना है, नहीं, कोई कोई रेलेवेंस नहीं। रेलेवेंस फिर मैं वही बात नहीं कहूंगा है। कि मैं उसी की फिर वही बात कहूंगा जो रिपीट हम करूंगा। नेचुरली सेकुलर और नेचुरली टॉलरेंट स्टेट नेचुरल रहे हैं, सेकुलर टॉलरेंट रहे हैं सोसाइटी और रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही मैं रिपीट कर रहा था कि इस चीज को जो साकिब भारद्वाज जी कह रहे हैं कि हम टॉलरेंट रहे हैं, हम नेचुरली रहे हैं, हमें बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सावरकर ने कहा था कि अगर तुम मुसलमान बनोगे तो मुझे हिंदू बनना पड़ेगा। ऐसे बनो, हम भाई भाई हैं, हम देशवासी हैं, भारतीय हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे कि मैं मुसलमान हूँ उस दिन मुझे कहना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूँ। और जिस दिन मैं हिंदू, तुम जब तक तुम मुसलमान कह रहे थे तब तक लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी कि तुम मुसलमान हो, ठीक है। जिस दिन मैंने कह दिया कि मैं हिंदू हूँ, तुम कहने लगे कि अच्छा अपने धर्म की वो कर रहे हो तुम यहाँ पे और अपने धर्म का परचम लहरा रहे हो तुम यहाँ पे, तुम इंटॉलरेंट हो, तुम सेकुलर नहीं हो, तुम कम्युनल हो। तो यहाँ पे एक बात है, मैं एक छोटी सी चीज में जिक्र करना चाहूंगा। एक मैंने थोड़ा सा उसको लिखा था, अभी अभी जस्ट मुझे याद आ गया तो मैंने उसको नोट करके रखा था। एनडीटीवी के एक नैरेटिव की बात करता हूँ, नैरेटिव बिल्डिंग की, किस तरह से हिंदुओं पर पिन पॉइंट किया जाता है चीजों को। एक बहुत बड़े उसका है, आप चाहे ये दंगों की बात कर लीजिए या फिर ये बुक के ऊपर बात कर लीजिए, बहुत सारी चीजें कि एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है। तो एक नैरेटिव की मैं बात करता हूँ कि हिंदुओं को किस तरह से पिन पॉइंट किया जाता है। अभी जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो एक गोकुलपुरी का केस आया था कि जो गोकुलपुरी में कुछ बच्चे जो थे, बच्चे नहीं मतलब कुछ जवान लड़के, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कुछ लोगों को, हिंदू लड़के थे, उन्होंने एकत्रित किया था कुछ लड़कों को। और उसके बाद 8 या शायद 9 लोगों को, 9 मुसलमानों को उन्होंने उनकी हत्या की थी दंगों के दौरान। दंगों के दौरान, ऐसे अलग से नहीं, दंगों के दौरान जब दंगे चल रहे थे उन्हीं उसी दौरान गोकुलपुरी के जो उनके चार्जशीट में है, चार्जशीट के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, जो पुलिस की चार्जशीट में है। तो उस दौर में जब सफूरा जरगर जेल में थी या फिर
सफूरा जरगर या उनकी टीम के जो भी लोग थे जो जेल में थे, तो उस समय एनडीटीवी एक नैरेटिव चला रही थी कि जो दिल्ली दंगों में जो इन्होंने चार्जशीट फाइल की है दिल्ली पुलिस ने, वो बिल्कुल इररेलेवेंट है, उसकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है और वो बिल्कुल ही फैक्चुअल नहीं है, वो बिल्कुल मनगढ़ंत है। ठीक है, ये नैरेटिव बिल्ड करने में लगी हुई थी। रविश कुमार डेली आते थे, रविश कुमार डेली आके यही बात कहते थे, पूरे दिन उनकी यही बातें चलाई जाती थी कि वो बिल्कुल फैक्चुअल नहीं है, वो बिल्कुल गलत है, सफूरा को रिलीज किया जाना चाहिए। ये मनगढ़ंत कहानियों के ऊपर, मनगढ़ंत फैक्ट्स के ऊपर, मनगढ़ंत इल्जाम के ऊपर उसको जेल में डाल के रखा है। ठीक है, चार्जशीट आई, चार्जशीट में इल्जाम लगे, चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स थी। ठीक है, या ताहिर हुसैन की बात कर लीजिए आप, तो इस समय थोड़ा सा टॉलरेट करिएगा आप हमें। ठीक है, थोड़ा सा मैं कहानी बिल्ड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या किया। अरे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्या हुआ कि इसके बाद चीजें ऐसी हुई कि कुछ दिनों तक इन लोगों ने ये अपना नैरेटिव चलाया कि दिल्ली पुलिस की मतलब चार्जशीट है वो बिल्कुल बेकार है। कुछ दिनों तक बाद ये इनका सक्सेसफुल, इन्हें सफलता मिल गई, सफूरा जरगर बाहर आ गई। सफूरा मतलब काफी प्रेशर दिया इन लोगों ने, या फिर सोशल मीडिया पे भी काफी प्रेशर आया, तो सरकार ने मानवीय आधार पे उसको वो नहीं किया कि चलो ठीक है रिलीज होने देते हैं। सफूरा जरगर रिलीज हो गई। उस समय ही जब चार्जशीट आई थी सफूरा जरगर की या ताहिर हुसैन की, उसी समय एक गोकुलपुरी की भी चार्जशीट पुलिस ने साथ साथ ही बनाई थी, जिसमें हिंदुओं का भी जिक्र था कि हिंदुओं ने भी मर्डर किए हैं। मतलब इतने सारी चार्जशीट थी जिसमें मुसलमानों द्वारा किया गया दंगा का डिटेल था। उसमें एक एक चार्जशीट थी गोकुलपुरी की जिसमें हिंदुओं ने दंगे किए थे। एनडीटीवी ने उस चार्जशीट को नहीं चलाया उस समय। ठीक है, आप इसके दिमाग मेंटालिटी समझिए कि ये प्लान खेल खेल समझिए इस चीज की, कि उस समय उन्होंने इस चीज को नहीं चलाया, इस चार्जशीट के ऊपर कोई न्यूज नहीं चलाया। उस समय ये लगे हुए थे कि जो मुसलमानों के ऊपर जितने भी ये बने हैं चार्जशीट बने हैं वो निराधार है। ठीक है, सफूरा जरगर बाहर आई, इन्होंने 15 दिन वेट किया। ठीक है, इन्होंने 15 दिन वेट किया और 15 दिन बाद जो है वही सेम ब्रेकिंग न्यूज बनाकर उसी सेम गोकुलपुरी के चार्जशीट को उन्होंने चलाया कि अभी अभी हमारे हाथ लगी है ये गोकुलपुरी की चार्जशीट, जो 20 दिन पुरानी थी। ठीक है, 20-25 दिन पुरानी थी। उसको उन्होंने बताया कि देखो किस तरह से मुसलमानों ने, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा। हिंदुओं ने एक एकत्रित हुए और 9 मुसलमानों को मार डाला। बार बार उसकी एंकर बार बार ये कहती रही कि हिंदुओं द्वारा कराया गया, हिंदुओं का एक व्हाट्सएप ग्रुप मुसलमानों को मारा गया, हिंदुओं का व्हाट्सएप ग्रुप मुसलमानों को मारा गया। बार बार उसकी एक एंकर ये कहती रही। आप ये समझिए कि जिस चार्जशीट के आधार पर वो बात कह रही थी, उसी चार्जशीट को वो 15 दिन पहले निराधार बता रही थी। ठीक है, जब मुसलमान की बात थी तो उस चार्जशीट को निराधार बताया जा रहा था, जब हिंदुओं की बात आई तो उस चार्जशीट को ही सब कुछ बता दिया गया कि नहीं नहीं ये बिल्कुल है, ये पत्थर की लकीर हो गई है चार्जशीट, कि हिंदुओं के ऊपर है तो हिंदू तो पैदाइशी दंगाई होते हैं। मतलब एक नैरेटिव बनाया गया कि हिंदू दंगाई होते हैं, हिंदू वायलेंट होता है, और यहाँ पे जो विक्टिम है वो मुसलमान है। आप समझो कि 90% चार्जशीट जो मुसलमान के ऊपर है उसका जिक्र, जब उसका जिक्र किया जाता है तो उसे क्रेडिबल नहीं बताया जाता है, लेकिन जब हिंदू का जिक्र किया जाता है कि हिंदू वायलेंट है तो उसमें उसको बताया जाता है कि वो क्रेडिबल है। जी बोलिए। इसी चीज को हम लोग सुप्रजीत बोल रहे हैं। पहले बात कर रहे थे, राइट? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। सो इसी चीज का हम लोग पहले बात कर रहे थे, राइट? दैट अभी जो है इट इज नॉट अबाउट आइडियोलॉजी। अभी कोई भी मुद्दा आइडियोलॉजी के ऊपर बात नहीं किया जा रहा है। ये मतलब एक सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आप एनडीटीवी की, आपको एक इंटरेस्ट चीज बताऊंगा, एनडीटीवी या फिर आप रिपब्लिक टीवी का की बात करें, या फिर आप टाइम्स नाउ की बात करें, आप इनका बस एड रेवेन्यू का ग्राफ्स चेक कीजिए। ठीक है, प्री 2014 और पोस्ट 2014 एड रेवेन्यूज का ग्राफ चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा नैरेटिव ले रहा है और क्यों नैरेटिव ले रहा है, आपको वो बात समझ में आ जाएगा। सो ये इशू अभी इट्स नॉट एन इंटर कम्युनिटी और एन इंटरफेथ इशू। हमें ये समझना बहुत जरूरी है दैट इट्स एन एलीट वर्सेस एलीट इशू। एक एग्जिस्टिंग एलीट है जिसको एक दूसरा एलीट डिसलॉज करना चाहता है, तो जिस वजह से इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बिकॉज ये दोनों मिलके अपने अपने जो लोग हैं उस आइडियोलॉजिकल सर्कल में या फिर उस आइडिया के सर्कल में, उनको पोलराइज किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर जरूर लड़ सकते हैं, हम लड़ भी रहे हैं, बट हमें ये सब कुछ पता होते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज हमारा यहाँ पर रोल बहुत मिनिमल है। हमें उकसाया जा रहा है। ठीक है, हमें उकसाया जा रहा है दोनों तरफ से। ना हिंदू मुसलमान को हेट करता है, ना मुसलमान हिंदू को हेट करता है, बट देन यहाँ पर एक
नैरेटिव्स का गेम चला रहे हैं, जो कि ये एलिट्स चला रहे हैं, और हमें इनसे डरना है। ये पॉलिटिशियंस जो है, ये एलिट्स जो है, हमें इनसे डरना चाहिए, ना कि कौन दूसरे चलाएगा फिर? लोगों से डरना चाहिए। ऑल्टरनेटिव क्या है? वही तो डायलेक्ट तो वही चलेगा, वो लोग भी अपने आइडियाज देंगे, इस तरफ से भी आइडियाज आएंगे, तो आइडियाज जब आएंगे क्लैश करेंगे, आएगा कुछ आउटकम। 10 साल बाद मुझे लगता है ये नेक्स्ट 10 years का जो फेज है, ये बहुत ही क्रिटिकल फेज है। तो इस टाइम में बहुत ज्यादा डिबेट होगा, बहुत क्रिटिकल पॉलिटिक्स का बहुत पोलराइजेशन होगा, बट एसेंशियली वी आर ऑल गुड पीपल, ठीक है? हिंदू बोलिए, मुसलमान बोलिए, हम लोग सब अच्छे लोग हैं। ये 10 साल के बाद शायद हमारा सोसाइटी एक ऐसे जगह पर जाके पहुंचेगा, एक न्यू नॉर्मल हम एस्टेब्लिश करेंगे, जहां पर हम इजीली अब एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएंगे। और बात जो कर रहे थे आप, Islam as a religion of peace and narratives, I believe Islam has a lot of problems, Hinduism has a lot of problems, every religion, in fact कोई भी ideology हो, whether it's communism, Islam, Hinduism, all religions have their issues. Reform बहुत जरूरी है, ठीक है? Even Islam needs reform, Hinduism needs reform, the classical communist ideology needs reform, everything needs reform, ठीक है? तो मतलब हमें इस चीज को, हाँ, हमें अपनी आइडियाज आगे करनी चाहिए, बट हमें ये दिमाग में हमें रखना चाहिए दैट इससे मारपीट या दंगा ना हो। ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये सब पॉलिटिक्स है, ठीक है? ये एक पॉलिटिक्स है जो एक एंट्रेंच्ड एलीट है, उसको डिसलॉज करने के लिए एक बहुत विशियस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स किया जा रहा है, और जो बाहर जा रहे हैं वो लोग भी एक विशियस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो हमें ये विशियस पॉलिटिक्स से बचना है। आप अभी आगे लेके जाइए। जी साकिब भारद्वाज जी। एक्चुअली बात क्या है ना कि अगर हम इंडियन इस्लाम की बात करें, तो बाकी जगहों के इस्लाम से इंडियन इस्लाम एकदम से अलग इस्लाम था, हुआ करता था। हम अरब से, इंडिया के मुस्लिम अरब से अभी भी बोल सकते हैं कि अलग ही हैं, लेकिन अभी कोशिश ये है कि उनको उनके साथ जोड़ा जाए। प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होता है, ठीक है? हाँ, हम एग्जैक्टली, इन्हें देयर इज दिस हम आइडिया। एक छोटा सा चीज ऐड करता हूँ साकेत जी, आप जब बोल रहे हैं अरब से जोड़ने की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट अरब आइडियोलॉजी। एक आप इसको लेके पढ़ सकते हैं, इसको वहाबी ट्रेडिशन बोलते हैं। मिडिल ईस्ट का एक ट्रेडिशन है वहाबी वहाँ इस्लाम, भी, ठीक है? यस इट्स अ मोर radical form of Islam which is यस यस professed by organizations like the Muslim Brotherhood, ठीक है? इंडिया में देयर इज नो मुस्लिम ब्रदरहुड, पर आप इजिप्ट का एग्जांपल ले ले, या फिर आप इनफैक्ट कनाडा का भी एग्जांपल ले ले, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द मुस्लिम ब्रदरहुड। अभी इन द एंटायर वेस्ट एशियन रीजन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है दैट हैव फॉलोड द मुस्लिम ब्रदरहुड वे, ठीक है? एंड दे प्रमोट वहाबी इस्लाम। सो डरना हमें वहाबी इस्लाम से है। इंडिया में कभी भी ये वहाबी इस्लाम था नहीं। आप सही बोल रहे हैं दैट इंडियन इस्लाम वाज वेरी डिफरेंट। यहाँ पर वहाबी इस्लाम का आइडिया कभी था नहीं। यहाँ पर the idea of Islam that was there was, जैसे आप कश्मीर में अगर आप बोले तो वहां पर एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ इस्लाम फेमस था। इट वाज कॉल्ड नूर बख्शी इस्लाम, ठीक है? मोस्टली सूफी ट्रेडिशंस ऑफ इस्लाम। बहुत लोग डिबेट करते हैं दैट सूफी ट्रेडिशंस ऑफ इस्लाम आर आल्सो नॉट वेरी पीसफुल, ठीक है? बट देन जैसे ये वहाबी इस्लाम, अजमेर का हिस्ट्री एक एग्जांपल हो सकता है उसका। हाँ हाँ, बट देन कहा जाता है वही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब इतना सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बहुत ग्रे एरियाज है। बट हाँ, हमें खिलाफ होना चाहिए रेडिकलिज्म के, ठीक है? वहाबी इस्लाम इज वेरी वेरी रेडिकल, और इस वजह से हमें वहाबी इस्लाम के खिलाफ होना चाहिए। एंड नॉट जस्ट एज इंडियंस, इंडियन मुस्लिम्स हो, इंडियन हिंदूज हो, इंडियन क्रिश्चियंस हो, सबको खिलाफ होना चाहिए दिस काइंड ऑफ इस्लाम, दिस काइंड ऑफ और रेडिकल सबसे व्हाट इट पहले किसी को अगर खड़ा होना चाहिए ये जो वहाबिज्म के अगेंस्ट या रेडिकल इस्लाम के अगेंस्ट, वो सबसे पहले किसी को अगर खड़ा होना चाहिए तो वो इस्लाम मुसलमानों को ही खड़ा होना चाहिए। सती प्रथा जी खत्म करने के लिए हमने किसी दूसरे को नहीं बुलाया था, हम खुद ही खड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय खुद ही खड़े हुए थे। अभी भी समाज में कोई कुप्रथा आता है, जैसे जिस रीजन से मैं आता हूँ, आपको तो पता है दहेज इज द बिग इशू, ठीक है? तो उसके लिए हमें ही खड़ा होना पड़ेगा, कोई दूसरा आके हमें नहीं बताएगा कि भैया ये तुम गलत कर रहे हो, ठीक है?
लेकिन बात यहाँ तक ये है कि क्या इस चीज के लिए अभी भी ये रेडी हैं? हाँ, इसको इतनी लेके फ्लेक्सिबिलिटी है? पहले पहले लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस कितना है? आप अपने गलतियों को जब तक एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, फिर उसमें सुधार की तो कोई गुंजाइश है नहीं। तो बात यहाँ तक है। अगर हम उन्हें बोल दें, यहाँ पे सबसे एक जो पिछले 70 सालों से जो सबसे 1925 से ही शुरू हो गया था, बेसिकली 1925 से ही शुरू हो गया था जब आरएसएस बना था। तो उस समय शुरू हो गया था कि एंटी इस्लाम वाले लोग हैं, आरएसएस एंटी इस्लाम वाले लोग हैं, और ये सबसे बड़ा झूठ था। ये प्रो हिंदू हैं, नो डाउट ये प्रो हिंदू है, लेकिन ये एंटी इस्लाम नहीं है, इंडियन इस्लाम के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंडिया जस्ट एक कंट्री नहीं है, ठीक है ना, मतलब आप इसको कंपेयर कीजिएगा दूसरे देशों से, तो इंडिया वैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। इंडिया एक नेशन स्टेट है, सिविलाइजेशन है। हम सब दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक आते हैं। बहुत सारे लोग जो उन सभ्यताओं के खिलाफ खड़े होना शुरू हुआ, शायद हो सकता है कि जो इंडिया का राइट विंग पॉलिटिक्स उनको अपोज करता हो। हमें आपकी पूजा पद्धति से कोई मतलब नहीं, 33 करोड़ तो हम खुद ही कर लेते हैं, तो तुम भी एक अलग कर लोगे तो उसमें हमें क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, कोई उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप अपने चीज यहाँ थोपना चाहते हो, ठीक है ना? आप यहाँ पे शरिया लाना चाहते हो कि नहीं भैया, हम तो अपना पर्सनल जो हमारा मैरिज कानून है वो इस्लामिक रहेगा, वेल्थ कानून इस्लामिक रहेगा। अभी कुछ दिन पहले एक आया हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बहुत मतलब पहले भी बोला गया था, एक बार फिर से बोला गया कि माँ नहीं बाप नहीं, तो मैरिज मरने एक्ट के नहीं है, मैरिज एक्ट नहीं है, इट्स हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एक्ट। हाँ, तो उसमें माँ इट्स बाप के अबाउट मर जाने के प्रॉपर्टी। बाद तो भी हाँ बेटियों का बराबर का अधिकार रहेगा उस संपत्ति पे, हाँ 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 ठीक है? उधर क्यों नहीं? हाँ, हम यूनिफॉर्म इसको गलत सिविल नहीं माना, कोड, होना चाहिए बिल्कुल। ये डिबेट यूनिफॉर्म की नहीं, बात ही नहीं है कि उससे अधिकार आप नहीं है। इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, उससे यहाँ पे उलट होता जा रहा है, ठीक है ना। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक इसके ऊपर एक लिखा भी था, बड़ा एक लंबा डिटेल आर्टिकल मैंने लिखा था इसके ऊपर, और उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से जब ये कोरोना का काल चला था, तो उस समय कई जगह कुछ फल वाले एक मतलब अपने ठेले पे झंडा लगाए हुए थे, भगवा झंडा लगाए। मेरे यहाँ ही, दूसरे जगह नहीं, जमशेदपुर में। हाँ, जमशेदपुर में था, और जमशेदपुर के अलावा ये हैदराबाद में भी एक आध केस आया था, और इस तरह से भारत में और कई जगह थे छोटे मोटे, लेकिन जमशेदपुर में काफी हाईलाइट था। तो उसके ऊपर क्या हुआ कि इन लोगों ने बहुत हंगामा किया था, खासकर इस्लामिक लोगों ने, इस्लामिस्ट, कट्टर इस्लामिस्टों ने बहुत ज्यादा भयानक हंगामा, मतलब बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े से क्या, छोटे लोग से लेकर बड़े लोग तक सबने हंगामा किया था कि ये क्या तरीका है, अब तुम भगवा लगाकर वो बेचोगे तो फिर क्या होगा, तरीका होगा, मतलब यहाँ समाज में बंटवारा कर रहे हो तुम, और समाज में नफरत फैला रहे हो। यहाँ पे मुसलमान लोग पूछ के खाना खरीदने लगे थे कि तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो। इस टाइप की इन लोगों ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की। लेकिन वही बात आई कि उसमें मैंने वही बोला कि कितने सालों से ये, आप सालों से कहिए कि कितने दशकों से, और उसके लिए तो मुझे आइडिया नहीं है कब से ये कर रहे हैं, जो हलाल है, हलाल की प्रक्रिया है, हलाल के नाम पर इन्होंने पूरी मीट इंडस्ट्री मुसलमानों के नाम कर दी है, ठीक है। पूरी की पूरी मीट इंडस्ट्री मुसलमानों की है। हलाल सर्टिफाइड क्या होता है मैं बताता हूँ, बाकी हलाल सर्टिफिकेशन तो एक अलग चीज है, लेकिन जब स्पेशली मीट इंडस्ट्री में हलाल सर्टिफिकेशन जब कहा जाता है, तो मीट इंडस्ट्री में हलाल सर्टिफिकेशन मतलब है कि जो वर्कर्स हैं, जो मीट काटेंगे या मीट के काटने के प्रक्रिया में जो शामिल होंगे, वो मुसलमान होने चाहिए। दैट इज हलाल सर्टिफाइड। जो हलाल सर्टिफिकेशन देती है, अगर ऐसा नहीं है वो फैक्ट्री में, तो उस चीज को वो रिजेक्ट कर देगी, हलाल सर्टिफिकेशन नहीं दे पाएगी। तो ये फैक्ट है कि आपने पूरी की पूरी इंडस्ट्री हलाल के नाम पर, आपने पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो मुसलमानों को दे रखी है, ठीक है। अभी मैंने एक नया रिसेंटली वो जाना है कि इन्होंने अब भारत में नया शुरू किया है, हलाल सर्टिफाइड अपार्टमेंट्स, शरिया, वो शरिया अकॉर्डिंग टू शरिया वो समथिंग। तो इन अब देखिए मुंबई कि ओनली। अब ये अपार्टमेंट्स पे आ रहे हैं, ठीक है, कि जो इस्लामिक तौर तरीके से बना हुआ अपार्टमेंट है, यही अगर कल को हिंदू कर दे तो, कि हिंदू तौर तरीके से बना हुआ अपार्टमेंट रहेगा, वो भगवा अपार्टमेंट होगा, वो कुछ सिर्फ उसमें क्या बोलते हो, हिंदू रह सकते हैं, हंगामा कर देंगे ये, हल्ला हो जाएगा कि यहाँ पे भारत में हिंदू मुसलमान हो जा रहा है, भारत जो फैसिज्म आ गया है, सरकार जो है वो हिंदुओं को आगे बढ़ा रही है और मुसलमानों को कुचल रही है। इस टाइप की बातें, इस टाइप के डिस्कशन शुरू हो जाएंगे।
जी साके जी। एक भेड़चाल है। हम्म, भारत का मुसलमान उस भेड़चाल में जैसे इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी है हम्म, कि बहुत पिछड़ापन है, बहुत गरीबी है, बहुत इलिटरेसी है और जिस चीज़ का फ़ायदा कुछ लोग उठाना चाहते हैं, इससे हम भी इनकार नहीं करते हैं, ठीक है? ये जो भेड़चाल है ना कि एक पहला वाला जो लीडर है जिधर उसने बोल दिया फिर सारे कुआँ में कूदने लगेंगे। ये जो इंडियन इस्लाम में जो भेड़चाल है वो देश के लिए भी खतरनाक है और मुसलमानों के लिए भी खतरनाक है। इस भेड़चाल ने इनको एक वोट बैंक बना दिया है और ये जो लिबरल्स और सो कॉल्ड सेकुलर्स जो है ना, ये मतलब इनका हमें समझना पड़ेगा कि जो इनका ट्रेंड ऑफ वोटिंग है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वोट कैसे करते हैं। एकदम भेड़चाल जैसा वोट होता है और ये जो वोट बैंक वाला जो इनमें जो जुड़ जाता है, ये चीज़ इनको इनकैश करने के पीछे पार्टियाँ पागल हो गई। पिछले कुछ हेलो। सालों में यही चला होगा। कुछ नहीं किए हाँ, इतना पोस्ट में कमेंट कर रहा है कि अरे हमने तो तुम पे 500 साल तक राज किया है और आगे फिर से इंशाल्लाह हमारा दिन आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आवाज़ जब दोनों तरफ से निकलनी शुरू हुई है हम्म, और इस और एक एक बेचैनी दिख रही है जब एक बेचैनी दिख रही है कि अच्छा इन्होंने भी बोलना शुरू किया और ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलना शुरू किया, ठीक है? अभी आवाज़ें दोनों तरफ से तेज़ हो रही हैं। हम्म, तो मैं होपफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि शायद एक चीज़ जब पीक पे पहुँच जाता है उसके बाद नीचे ही आता है। तो हो सकता है कि हमें समझाने में कामयाब रहें कि तुम शासक नहीं थे, तुम ऑप्रेस्ड थे। तुम्हारे जो पूर्वजों को कन्वर्ट किया गया, उनको उनके साथ ऑपरेशन हुआ। तुम प्रताड़ित लोग हो, तुम शासक वर्ग नहीं हो, ठीक है? तो शायद हम ये चीज़ समझाने में उनको अगर कामयाब रहें इ इ इस चीज़ में 22 करोड़ लोगों को हम देश से नहीं निकाल सकते, हम उनको नहीं मार सकते, नहीं कर सकते। हम उनको बस मेनस्ट्रीम में ला सकते कि भैया तुम हमारे ही लोग हो, तुम उनके लोग नहीं हो। वो जो 10 लोग तुर्क से आके और ईरान से आके जिन्होंने शासन किया था, तुम उनके खून नहीं हो, तुम हमारे ही लोग हो, ठीक है? और ये समझ जाओ इंडियन कल्चर में तुम वापस अपना विश्वास जताओ। हम्म, बेस्ट चीज़ जो मेरे हिसाब हाँ, से वही लगता है वही मैं तो बोल रहा था ना दैट हमारा मजहब अलग है, कौम एक है। इस वजह से जैसे आप देखिए, अगर आप बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, वो लोग कौन है? दे आर पार्ट ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। उनका बस मजहब अलग है एंड वो लोग टू नेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं। पर लोग तो एट द एंड ऑफ द डे दे आर द सेम। हमारा जो जेनेटिक्स है और उनका जो जेनेटिक्स है सेम है। यू नो सेम पीपल विथ टू डिफरेंट रिलीजन्स। हमें वही समझाना बहुत जरूरी है। ये एक्चुअली सही क्या है बात कि है। हम लोग वी आर शुरू पार्ट ऑफ किए वन थे डेली राइट्स पे। सिविलाइजेशन। हमने डेली राइट्स हाँ हाँ 2020 दी अनटोल्ड स्टोरी पे हमने एक बुक बैन हुआ है, इसके ऊपर हमने बात शुरू की थी। बढ़ते 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 बहुत दूर निकल आए हैं, 1.5 घंटे 1.25 घंटे बीत चुके हैं। तो अब वाइंड अप करते हैं चीजों को, ठीक है? अपना आप हाँ हाँ हाँ। स्टार्ट करिए, मतलब कुछ जो फाइनल आप लोग की क्या राय है इसके ऊपर। आप शिवजीत पॉल जी स्टार्ट, आप खत्म करिए चीजों को, वाइंड अप करिए। फिर हम एक बार साकी जी से उनकी राय ले लेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे चीजों को। हाँ तो मुझे लगता है ये जो ह्यूमन क्राई जो हो रहा है बाय सो कॉल्ड बुली एक्टिविस्ट, इट्स रॉन्ग। इफ यू प्रोफेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैज टू बी फॉर एवरीबॉडी। सो उस हिसाब से जो किताब ये विथड्रॉ किया है ब्लूम्सबरी ने ऑन ऑन अंडर द प्रेशर ऑफ दिस बुली एक्टिविस्ट, इट्स वेरी रॉन्ग। ठीक है, मैं एक छोटा सा मैं बोलता हूँ और एक चीज। अनुराग कश्यप, ही put up a tweet, okay, an interesting tweet, ठीक है, मैंने पढ़ा that था उसको। if you हाँ हाँ so if you ban a book without reading it, ठीक है, I'm just paraphrasing, so if you ban a book without reading it, it's like banning my film, ठीक है, which you haven't even watched, or just because it offends you, ठीक है, just because the book offends doesn't mean you should ban it, ठीक है, just because the film offends you doesn't mean you should ban it। कल को मैं भी किसी को भी बोल सकता हूँ यार मुझे ये पसंद नहीं तो इसको बैन कर दो, ठीक है, ठीक है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता बैन कर दो, तो चलेगा। ये कैंसल कल्चर, दिस इज एक्चुअली समथिंग कॉल्ड कैंसल कल्चर। ये कैंसल कल्चर बहुत गलत है, ठीक है। सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, उसके बाद लोगों को एक्सेप्ट करना है करें, नहीं करना है ना करें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है, सबके लिए होना चाहिए, दैट्स इट।
साकेत भारद्वाज। मैं भी बिल्कुल अग्री करता हूँ शुभजीत से, लेकिन मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो बैन नहीं, इसको विड्रॉवल कहीं ना कहीं दूसरे पब्लिकेशन इसको छापेंगे ही, ठीक है। बस इन्होंने एक पब्लिशर ने इसको विड्रॉ किया है, ड्रॉप किया है बस। और ये जो हल्ला मचा सोशल ये जो हल्ला मचा सोशल मीडिया पे, ये जस्ट एक बुक के लिए नहीं था। इसके पीछे जो मैं चीज समझ रहा हूँ, जो प्रोसेस समझ रहा हूँ, कि एक्चुअली जो सेंस ऑफ प्रिविलेज का छीना जाना, हाँ उसका दर्द जो है ना, ये हल्ला और हंगामा उस चीज का था। अरे भैया, अभी तक तो हम अपनी करते आए हैं, कैसे हमारे नैरेटिव को चैलेंज करने वाला कोई एक किताब ये लोग लिख कर आ गए, और हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन छाप भी रहा है। तो एक सेंस ऑफ प्रिविलेज जो ये लोग ढोते आ रहे हैं, और इनको जो पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम देते आ रहा है, वो प्रिविलेज धीरे धीरे जा रहा है, और ये उसकी बेचैनी है। बुक तो बहुत सारे आएंगे और जाएंगे, और लोग लिखेंगे, और ये भी बुक छपेगा। ऐसा नहीं है कि 10 पब्लिशर अभी भी तैयार हैं। मैंने न्यूज पढ़ा है कि इसको अच्छे पब्लिशर तैयार हैं इसको छापने के लिए। लेकिन और दूसरी चीज कि इसको थोड़ा और मेन स्ट्रीमिंग होना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इंटॉलरेंस पे जिस तरीके से 6 महीना हर अखबार रंगा गया था, टेलीविजन स्क्रीन काला काला कर दिया गया था, तो उस लेवल का एक चीज मैसेज उनको भी जाना चाहिए कि भैया हमको भी वही जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसका मीनिंग यूनिवर्सल होना चाहिए, ना कि सेलेक्टिव। तो अब सिलेक्टिविटी को तुम रखो अपने पास, अब यूनिवर्सली चलो कि अगर है अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर कटेल हो रहा है, तो हिंदुओं का भी हो रहा है और मुसलमानों का भी हो रहा है। अगर एक साथ हो रहा है, तो दोनों साथ में मिलकर सरकार को बोलो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा हो रहा है और मेरा नहीं हो रहा है, और मेरा हो रहा है तुम्हारा नहीं हो रहा है। Add the videos ना later on. बस थोड़ा सा वो मतलब हाँ, आधा तक आ गया था उनका, तो उसके बाद थोड़ा सा लास्ट पॉइंट शायद हाँ, तो मैं वही बोलना चाह रहा था कि लाइक इंडिया में वैसा कोई गैगिंग एक्ट, रॉलेट रॉलेट एक्ट सरकार ने लाया नहीं है। तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो राइट आप एंजॉय करते हो, वो हमारा भी है। और तुम बोलो तो तुम्हारा राइट, और हम बोले तो बैंगलोर नहीं होना चाहिए। तो मैं बस यहीं पे अपना बात खत्म करता हूँ। जी। तो बेसिकली क्या है कि शिवाजी जी का राय वही है जो हम लोग सब जिस बात से सहमत हैं, साकेत जी भी उस बात से सहमत है, मैं भी उस बात से सहमत हूँ कि जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो होना चाहिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास होना चाहिए। जो रेलेवेंट जो रिस्ट्रिक्शंस की बात की जाए वो भी जरूरी है, लेकिन आप पहले पढ़िए, आप पहले समझिए, उस चीज को जानिए। बस किसी आपके विपरीत विचारधारा के लोगों ने इस चीज को लिखा है तो आप कहोगे कि नहीं, बिना पढ़े कहोगे कि इस बुक को बैन हो जाना चाहिए, तो ये इस तरीके का डेमोक्रेसी इस तरीके का नहीं हो सकता है। ठीक है। और खैर, इन जो बात कहा उन्होंने, साकेत जी ने कहा कि और थैंक यू वेरी मच। जो अच्छा डिस्कशन हुआ हमारा, बढ़िया लगा। हाँ, एटलीस्ट पे घर में रह के thank you हम लोग। very much. जी जी जी। एक और चीज ये है कि कुछ लोगों ने जो ब्लूम्सबरी के पहले से जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, जो जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो उन्होंने भी कई ऐसे ऑथर्स जो निकल कर सामने आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने जा रहा हूँ। यस। तो जब दोनों तरफ से ये चीजें हैं कि जब ये लोग इस बुक को छाप रहे थे तब उधर वाले राइटर्स कह रहे थे कि मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा। अब जब ये नहीं छाप रही है तो अब इधर वाले राइटर बोल रहे हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा। तो ठीक है, ये चला आता है, लेकिन इस पर एक बड़ी डिबेट की Let जरूरत है। democracy win. इस पे एक बड़े डिबेट की जरूरत है कि क्या होना चाहिए, या फिर फ्रीडम एक्सप्रेशन को लेकर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन काली स्क्रीन को याद करते हुए कि मैं रवि जी के रिपोर्ट का इस पर इंतजार रहेगा, देखता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े के महारथी हैं वो फ्रीडम एक्सप्रेशन के। तो देखते हैं, इंतजार रहेगा। बाकी आप लोगों का धन्यवाद।